हेलो एवरीवन, मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं सीटेट एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2 के 2018 के। कुछ हमने कल देखे थे, आज जो बचे हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये लेक्चर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। आज कुछ इशू की वजह से लाइव क्लासेस नहीं हो पाएगी, तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में इसको देख पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पेपर 2 के क्वेश्चन हम कर रहे थे। देखिए, क्वेश्चन है हमारा 12 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, 13 नंबर का क्वेश्चन है। 700 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक आयताकार टैंक को भरने के लिए 140 मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता है। टैंक में पानी के लेवल या स्तर की ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, क्या क्वेश्चन है? 700 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक आयताकार क्या है हमारे पास? टैंक है। ठीक है, इसमें क्या बोला है हमसे? इसको भरने के लिए 140 पानी की 100 की आवश्यकता है। तो टैंक में पानी के स्तर की ऊंचाई हमें फाइंड करनी है। तो हम कैसे करेंगे? सॉल्व कीजिए इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, ये हमारे ऑप्शन है। तो हम इसको किस तरह से करेंगे? देखिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल सभी को पता है। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूले सभी अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, सभी को पता है। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है? आयताकार टैंक को भरने के लिए, आयताकार टैंक है मतलब उसकी हाइट भी है, ठीक है, ऊंचाई भी है। तो यहाँ लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों है, मतलब वो घनाभाकार का है, इस टाइप का टैंक होगा। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट दोनों है, मतलब तीनों है। ठीक है, तो घनाभ हो गया वो, इस तरह का टैंक है ये, टंकी जो होती है पानी की। ठीक है, तो इसमें पानी की ऊंचाई मतलब कितने लेवल तक पानी भरा जाएगा, ये ऊंचाई हमें फाइंड करनी है। ठीक है, 700 सेंटीमीटर, 700 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल दे रखा है, एरिया दे रखा है। ठीक है, देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। अब हमें क्या देखना है? अब हम घनाभ का आयतन निकालेंगे, मतलब टंकी का आयतन। ठीक है, घनाभाकार टैंक है, आयताकार है लेकिन चौड़ाई है, इसलिए हमने उसको घनाभ मान लिया। तो घनाभ का क्षेत्र, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है हमारा? लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। ठीक है, इसमें हाइट भी इंक्लूड होती है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। ठीक है, आयत में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई आती है, और आपका जो घनाभ है इसमें ऊंचाई भी आएगी। ठीक है, इतना ही डिफरेंस होता है। बाकी देखिए, घनाभ का आयतन हमें निकालना है। तो हम तो देखिए, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये आधार का क्षेत्रफल है हमारा, इसके आधार का क्षेत्रफल है, सिर्फ आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ और इंटू ऊंचाई, इंटू ऊंचाई या हाइट, मतलब इंटू एच, बन गया हमारा ये फॉर्मूला। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा और इन दोनों का मल्टीप्लाई और हाइट का मल्टीप्लाई, तीनों का करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि हमें इसका आयतन निकालना है। अब देखिए, हमें आयत का क्षेत्रफल तो दे रखा है 700 मीटर स्क्वायर, लंबाई इंटू चौड़ाई हमें दे रखी है, ये है 700। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें? 700, मतलब ये क्या हो गया? 700। हाइट हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? पानी का आयतन हमें क्वेश्चन में दे रखा है, पानी का आयतन क्या है? 140 मीटर क्यूब। पानी का आयतन क्या दे रखा है? पानी का आयतन, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है? 140 मीटर क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब हमें क्या करना है? पानी का आयतन यहाँ हमने देख लिया, लंबाई इंटू चौड़ाई से निकाल लिया। ठीक है,
पानी का आयतन क्या होता है, मतलब वही हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, वही लगाएंगे हम घनाभ का आयतन का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हमें कितना दे रखा है 140। पानी का आयतन मतलब वही हमारे घनाभ का आयतन दे रखा है, ये घनाभ का आयतन। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई यही हमें करनी है। इसका हमें दे रखा है 140 मीटर क्यूब है। ठीक है, और लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई ये दोनों इक्वल रख देंगे हम, तो यहाँ से हमारी हाइट निकल के आ जाएगी, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है 700 है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में लंबाई और चौड़ाई का दे रखा है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल मतलब 700 मीटर, 700, तो इन दोनों की वैल्यू 700 हो गई। हाइट हमें फाइंड करनी है और इसका वैल्यू हमारे पास 140 दे ही रखी है, बस हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे करेंगे। 140 यहाँ है, 170 इसके डिवाइड में ले जाएंगे, हाइट को हम यही रहने देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास, हाइट क्या आई 14/17। ठीक है, क्या ये 14/700, 700, एक मिनट, हाँ सॉरी, ये क्या है 700 है, 700, 17 पता नहीं कहाँ से रख दिया मैंने, 700 है, तो कितना बचा है हमारे पास 14/70 बचा है। ठीक है, अब देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो 7 से करेंगे 2 टाइम होगा और ये 10 टाइम, तो अब कितना बचा हमारे पास 2/10 मतलब 1/5, 1/5 बचा है। अब हमें क्या करना है, 1/5 बचा है हमारे पास, मीटर में है। ठीक है, मीटर में मतलब 1/5 मीटर, लेकिन हमें तो आंसर सेंटीमीटर में चाहिए। हमारे पास क्या आया 1/5 मीटर, लेकिन हमें चाहिए सेंटीमीटर में, तो हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो 5 ही है। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास 20 सेंटीमीटर, तो क्या है पानी का लेवल मतलब हाइट कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। ठीक है, क्या है 20 सेंटीमीटर। क्लियर है, क्या किया है हमने, आयत का क्षेत्रफल दे रखा था, लंबाई इंटू चौड़ाई हमें पता है होता है 700 मीटर स्क्वायर, क्वेश्चन में दे रखा है आयत का क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन मतलब टंकी का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, ये बात हमें पता है। ठीक है, हमने क्या लिखा है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में ये भी दे रखा है, मतलब टैंक को भरने के लिए 140 मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता है, मतलब ये घनाभ का हमारा आयतन हुआ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, ये दे रखा है, तो हमने इसकी जगह इक्वल में 140 रख लिया, लंबाई इंटू चौड़ाई हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी थी, यहाँ से हमने हाइट निकाल ली। ठीक है, हाइट हमारी मीटर में आई क्योंकि सारी वैल्यू हमें मीटर में दे रखी थी, क्वेश्चन में हमसे सेंटीमीटर में पूछा है आंसर, तो हमने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करके इसको आंसर लेकर आए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया है हमारा 20 सेंटीमीटर। क्लियर है, आगे देखते हैं। सीटेट का फास्ट ट्रैक बैच, इसकी वैल्यू, इसका पेमेंट 1000 रुपये फीस रखी गई है। इसमें आप अगर कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो 10% डिस्काउंट के साथ ये आपको और भी कम में मिल जाएंगी। इसमें इंग्लिश, पेडागोजी, मैथ, सोशल साइंस, सोशल स्टडी, चाइल्ड डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल स्टडी सभी की क्लासेस मिल रही है आपको, फ्री में टेस्ट सीरीज मिल रही है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं कूपन कोड अप्लाई करके। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए आप जो कॉन्टेक्ट नंबर शो हो रहे हैं उन पर कॉल करके ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का योग का कौशल सिखाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त रणनीति है। हमें क्या सिखाना है, मुद्रा का मतलब पैसों का योग की स्किल्स, उनको ऐड करने की स्किल्स बच्चों को सिखानी है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी बताइए। आईसीटी का यूज, या फिर रोल प्ले जो मेथड होती है रोल प्ले करके दिखाना उससे, या मॉडल का यूज करके, या फिर प्रश्न को हल करके या क्वेश्चन को सॉल्व करके, बताइए। हमें मुद्रा का योग कौशल सिखाना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए आईसीटी का यूज नहीं, रोल प्ले करके, हम बच्चों को रोल प्ले करके बहुत ही अच्छी तरीके से ये चीजें सिखा सकते हैं। ठीक है, बच्चों को रोल प्ले करवा सकते हैं, जैसे उन्हें बता सकते हैं कि देखिए आपके पास इतने पैसे हैं, इतने, और मतलब रोल प्ले करके बच्चे बहुत अच्छे से चीजें समझेंगे, उनको सीखेंगे। मॉडल का यूज करके नहीं सिखा सकते, क्वेश्चन सॉल्व करके उनके दिमाग में नहीं घुसने वाला, तो हम क्या कर सकते हैं, रोल प्ले मेथड सबसे बेस्ट है। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए एक टीचर को, मुद्रा का योग मतलब स्किल्स ये वाली डेवलप्ड करनी है। ठीक है,
तो देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? उच्च प्राथमिक लेवल पर, कहाँ पर? उच्च प्राथमिक लेवल पर, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी क्लास होती है ये, इसमें प्राथमिक लेवल नहीं है, ये उच्च प्राथमिक लेवल है, इसके आगे उच्च लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें अब गणित पढ़ाने के लिए, मैथ पढ़ाना है, तो सबसे बेस्ट क्या तरीका है? व्याख्यान विधि, एक्सप्लेनेशन हम कर सकते हैं, एक्सप्लेन चीजों को, गतिविधि आधारित अधिगम जो एक्टिविटीज कराकर, या फिर समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड होती है वो, या फिर प्रदर्शन विधि। बताइए क्या बेस्ट होती है इसके लिए? देखिए, उच्च प्राथमिक लेवल पर हमारी समस्या समाधान विधि उपयुक्त होगी, ठीक है। प्राइमरी लेवल पे होंगे तो आप एक्टिविटी करा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उच्च प्राथमिक लेवल पर मतलब ज्यादा उच्च भी नहीं है, ज्यादा निम्न भी नहीं है, जो बीच का लेवल होता है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर है? आगे देखते हैं। एक शिक्षक ने कक्षा 8 के बच्चों को क्षेत्रफल मापन सिखाया है। एक टीचर ने क्या सिखाया है? 8th क्लास के स्टूडेंट्स को क्षेत्रफल का मेजरमेंट करना सिखाया है, लेकिन उनके कई छात्र क्षेत्रफल और आयतन की विभिन्न इकाइयों के उपयोग के बीच उलझन में है। लेकिन क्या हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन है, एरिया और वॉल्यूम की बहुत सारी जो यूनिट्स होती है उनमें उन्हें कंफ्यूजन है, ठीक है। तो देखिए, बच्चों में इस तरह के भ्रम का कारण क्या हो सकता है? तो इस कंफ्यूजन जो बच्चों के अंदर है उसका क्या रीजन है, ये हमें बताना है। देखिए, बच्चों ने विभिन्न इकाइयों को याद नहीं किया है, यूनिट्स को याद नहीं किया है, या फिर अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया है। मतलब जो अलग अलग यूनिट्स है उनकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, उनको उनकी डेली लाइफ से जोड़कर उन्हें नहीं बताया है, रिलेट करके नहीं बताया है, इसलिए सभी को उनको एक साथ बता दिया, इसलिए बच्चे कंफ्यूज है। या फिर क्लास 8th के जो स्टूडेंट्स है उनके लिए क्षेत्रफल मापन अवधारणा एक कठिन विषय है, मतलब उनके लिए एरिया फाइंड करना, उनका मेजरमेंट करना एक टफ सब्जेक्ट है। या फिर बच्चों को क्षेत्रफल या जो हमारा एरिया होता है उसकी यूनिट्स का उपयोग नहीं आता था, उन्हें इसकी यूनिट्स का उपयोग नहीं आता था। बताइए क्या बेस्ट मतलब उनके जो कंफ्यूजन है उसका रीजन क्या है? उन्हें एरिया और वॉल्यूम की जो यूनिट्स होती है उनके बीच में उन्हें कंफ्यूजन है। 8th क्लास के स्टूडेंट को उन्होंने क्षेत्रफल मापना सिखाया है लेकिन अभी भी कंफ्यूजन है, तो इसके लिए इसके कंफ्यूजन का रीजन क्या हो सकता है वो हमें बताना है, ठीक है। देखिए, बच्चों ने विभिन्न इकाइयों को याद नहीं किया, तो याद तो हमें करना ही नहीं है, मैथ का काम है समझना, ठीक है। तो याद करने से तो कोई रिलेट नहीं करती है चीजें। जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यूनिट होती है हमारी, उनको हमारे डेली लाइफ से अगर रिलेट करेंगे तो वो बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। इन्होंने क्या किया है, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यूनिट्स है उनको डेली लाइफ से रिलेट करे बिना ही बच्चों को एक साथ सारी यूनिट्स को बता दिया है, ठीक है। मतलब जो भी शेप्स होते हैं हमारे आप देखते हैं, जैसे कि ये क्या है हमारा आयत का है, ठीक है, और बहुत सारे, जैसे एक गोला कुछ भी बता देंगे, पहिया बता देंगे तो वो सर्कल, तो बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे। डेली यूज में जो चीजें वो देखते हैं, बॉल फुटबॉल से बता देंगे तो बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन उन्होंने डेली लाइफ के से रिलेट नहीं किया है, उसके बिना ही बच्चों को समझा दिया है और सारी इकाइयां यूनिट्स एक साथ पढ़ा दिए, तो बच्चे कंफ्यूज है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है। क्लास 8th के शिक्षार्थी क्षेत्रफल मापन की, ये कठिन विषय है, ये तो हम नहीं बोल सकते, 8th के बच्चों को तो ये कठिन नहीं होना चाहिए। बच्चों को क्षेत्रफल की इकाइयों का उपयोग नहीं आता था, ये भी गलत है। क्या है, कंफ्यूजन है उन्हें, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिट को उनके जो डेली लाइफ है उनसे जोड़कर नहीं बताया है टीचर ने, ठीक है, एक साथ ही सभी को बता दिया है। तो 16 का आंसर क्या हुआ हमारा? बी। देखिए, गणित सीखने में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह कथन कैसा है? त्रुटियां मतलब मिस्टेक्स। मैथ हम सीखते हैं तो जो मिस्टेक्स हम करते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? ये कथन असत्य है क्योंकि लापरवाही के कारण त्रुटियां है, मतलब जो हम लापरवाही करते हैं उसके कारण मिस्टेक्स हुई है। या फिर सत्य है ये कथन क्योंकि त्रुटियां जो होती है, मिस्टेक्स, बच्चे की सोच को दर्शाती है। असत्य है क्योंकि गणित सटीक है। सत्य है क्योंकि त्रुटियां प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती है। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर है हमारा सत्य है। ये कथन
गणित सीखने में त्रुटियां जो मिस्टेक्स हम करते हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ये बात तो बिल्कुल सही है, हमें पता है, ठीक है, क्योंकि सत्य है, क्योंकि त्रुटियां जो मिस्टेक्स होती है बच्चों की सोच को दर्शाती है कि बच्चे कहाँ तक सोच पा रहे हैं चीजों को, वो हमें बताएगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हुआ। लापरवाही के कारण त्रुटियां होती है, ये गलत है। इंपॉर्टेंट रोल प्ले, मिस्टेक नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि गणित सटीक है, ये भी गलत है, मिस्टेक्स तो होगी, क्योंकि त्रुटियां अंकों के बारे में प्रतिक्रिया, ये तीनों गलत है। हमारा राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सेकेंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो मिस्टेक्स होती है वो बच्चे की थिंकिंग को बताएगी, ठीक है। अब देखिए, आकार, शेप हम बच्चों को पढ़ाते हैं, शेप्स सिखाते समय एक शिक्षक ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना बना सकता है। जैसे हिस्टोरिकल जो प्लेसेस होती है हमारी, वहां पे ट्रिप, बच्चों को ट्रिप करने के लिए लेकर मतलब जा सकते हैं दिखाने के लिए। तो देखिए कैसे, इसे अवकाश का समय प्रदान करने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकांश पाठ्यक्रम समय से पूरा हो चुका है। उन्हें क्या है, उन्हें एक छुट्टी टाइप आप समझ रहे हैं कि उन्हें अवकाश मिल रहा है इससे, क्योंकि क्या हुआ, उनका जो सिलेबस था मैक्सिमम कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा ही बचा है, तो उन्हें एक टीचर एक छुट्टी टाइप दे रहे हैं। तो ये तो गलत है, ठीक है। यहाँ संचार कौशल में सुधार करने का एक अवसर होगा, या फिर आकृतियां हर वस्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा है, और इस तरह की यात्राएं अनुशासनों में संबंध को प्रोत्साहित करती है। शिक्षा बोर्ड द्वारा फील्ड ट्रिप की सिफारिश की जाती है, इसलिए इसे आयोजित किया जाना चाहिए। बताइए, नीचे दिए गए कोड का यूज करके सही उत्तर को हमें चुनना है, ए एंड बी, या सी, बी एंड सी, या फिर ए, सी एंड डी। इसका आंसर देखिए, एक छुट्टी का समय प्रदान करने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकांश सिलेबस मैक्सिमम हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, इसलिए तो हम फील्ड ट्रिप नहीं करवाएंगे। यहाँ संचार मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स का में इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमें अवसर मिलेगा, ठीक है, मौका मिलेगा, हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, अपनी चीजों को रख पाएंगे। स्किल्स, ये कम्युनिकेशन जो स्किल्स होती है, इसे इम्प्रूव करने का एक अवसर होगा, ये बिल्कुल सही है। आकृतियां हर वस्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होती है, जो शेप्स होते हैं हर वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं, ये बात हमें पता है। इस तरह की यात्राएं अगर इस तरह से हम बच्चों को फील्ड ट्रिप करवाएंगे, उन्हें हिस्टोरिकल प्लेसेस पर लेकर जाएंगे, उनमें अनुशासनों में संबंध को प्रोत्साहित करती है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। और शिक्षा बोर्ड द्वारा फील्ड ट्रिप की सिफारिश, ये क्वेश्चन गलत है, हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं, ठीक है। ये सिफारिश ये वाला तो ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारा क्या है, बी एंड सी, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है बी एंड सी। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, सारे नोट्स अवेलेबल हैं, आपको इसे भी नोट्स परचेज कर सकते हैं जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। मराठी टॉपिक वाइज शब्द संग्रह, इंग्लिश टॉपिक वाइज एमसीक्यू, इंग्लिश हैंड रिटन नोट, मैथ शॉर्ट नोट्स, बुद्धिमत्ता शॉर्ट नोट, 12,000 जीके वन लाइनर नोट्स, 5,000 एमसीक्यू, आरोग्य सेवक सेविका लैब टेक्नीशियन, 1,000 एमसीक्यू लैब टेक्नीशियन के, 6,000 जिला न्यायालय के, सामान्य ज्ञान, आंगनवाड़ी, पुलिस भर्ती, पुलिस ड्राइवर, बाल मानव शास्त्र, टेट एग्जाम, और स्वच्छता निरीक्षक, कृषि सेवक नोट्स, सेट नोट्स, ठीक है। अब किसी भी नोट्स को परचेस कर सकते हैं। एक कूपन कोड अगर आप अप्लाई करते हैं तो 10% डिस्काउंट के साथ कोई भी नोट, टेस्ट सीरीज कुछ भी परचेस कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है, इनमें से कौन सी है जो मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है, बताइए। साकार कल्पना करना, मतलब चीजों को इमेजिन करना साकार रूप में, अनुमान लगाना, ठीक है, कंठस्थ करना मतलब याद करना, रटना, या फिर मापना या मेजरमेंट, ठीक है। बताइए कौन सी है जो गणित की गणितीय प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। तो देखिए, मैथ में सबसे पहला काम है, हम बिल्कुल भी चीजों को रटते नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कंठस्थ करना, याद करना या रटना। मैथ में समझा जाता है, फॉर्मूले भी समझे जाएंगे, रटे नहीं जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यही हमारा, यही है जो गणितीय प्रक्रिया नहीं है। बाकी देखिए, साकार कल्पना हम कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, अनुमान भी लगाते हैं हम, ठीक है, क्वेश्चंस में मेजरमेंट भी करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कंठस्थ करना, याद करना या रटना, ठीक है। आगे देखिए,
एक छात्र को एक घन की सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया। क्या कहा गया? एक घन मतलब क्यूब, ये होता है क्यूब जिसकी चारों भुजाएं मतलब सब भुजा बराबर होती है, क्यूब। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया। उसने आयतन निकाल दिया, क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई का बोला है, लेकिन उन्होंने क्या किया? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसमें लंबाई और चौड़ाई सब हमारी सेम होती है, ये पता है हमें। मतलब इसमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला ए स्क्वायर होता है एरिया का, और वॉल्यूम का होता है ए क्यूब, ठीक है, क्योंकि इसमें सब सेम होती है, जितनी लेंथ उतनी ही ब्रेथ उतनी ही हाइट, ठीक है। देखिए क्या बोला था? क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला था, लेकिन उन्होंने आयतन निकाल दिया, वॉल्यूम निकाल दिया। गणना में त्रुटि के कारण क्या हो सकते हैं? छात्र कक्षा में को निरस पाता है, मतलब वो बिल्कुल बोरिंग लगती है उसको क्लास, क्योंकि उसे गणित की कक्षा पसंद नहीं है, क्योंकि उसे क्या मैथ की क्लास ही पसंद नहीं है, इसलिए उसने ऐसा किया है क्या? या फिर छात्र उस कक्षा में अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, उस क्लास में पढ़ने के लिए वो उपयुक्त नहीं है, या फिर छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझने में सक्षम नहीं है। जो सतह का क्षेत्रफल होता है एरिया और उसका वॉल्यूम होता है, उसकी अवधारणा है, उसको समझने के लिए सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है। या फिर छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझ गया है, ठीक है, समझ गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। सेकेंड और थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकेंड, या फिर थर्ड। इसका सही आंसर क्या है? देखिए, छात्र को क्लास बोरिंग लगती है, इसलिए गणित की क्लास ही पसंद नहीं है, तो वो ये भी नहीं करेगा। उसने वॉल्यूम कैसे निकाल दिया? ठीक है, ये तो गलत बात है बिल्कुल। छात्र को उस कक्षा में अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं है, ये भी गलत है। देखिए उसने क्या किया, स्टूडेंट ने सतह और क्षेत्र, सतह का क्षेत्रफल मतलब जो एरिया होता है और वॉल्यूम होता है, उसकी अवधारणा को समझने में सक्षम नहीं है, वो कैपेबल नहीं है इस अवधारणा को समझने के लिए, ये बात बिल्कुल सही हो जाती है। इसलिए उसने क्या किया? क्षेत्रफल की जगह आयतन निकाल दिया, ठीक है, सक्षम नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी, ऑप्शन नंबर मतलब थर्ड, ठीक है। देखिए छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा समझ गया होता तो उससे मिस्टेक होती ही नहीं, ठीक है। तो क्या है आंसर इसका? ऑप्शन नंबर डी। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है? ये हमारा क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। इसमें क्या देखा था हमने? कंठस्थ करना है, याद करना। आगे देखिए, उपचारात्मक शिक्षण सहायक है। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है और सहायक है क्या होता है? ये देखिए, पूरी कक्षा को पढ़ाना, पाठ को दोबारा दोहराना मतलब रिवाइज करवाना, खेल खेल में शिक्षण देना, या कमजोर छात्रों को सीखने की कठिनाइयां जो आती है उनको दूर करना। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? जो भी अनुपयोगी हैबिट्स होती है, जिसका उपयोग नहीं होता, यूजफुल नहीं होती है, उनको दूर करना, ठीक है, उनको समाप्त करना। और कमजोर छात्रों को जो सीखने में जो वीक होते हैं, उन्हें सीखने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनको दूर करना, ठीक है, ये होता है उपचारात्मक, मतलब उपचार किया हमने उस चीज का, ठीक है। देखिए पूरी कक्षा को पढ़ाना, ये तो नहीं होता, पाठ को दोबारा रिवाइज करवाना लेसन को, ये भी नहीं, खेल खेल में शिक्षण भी नहीं। क्या करना? जो बच्चे थोड़ा वीक हैं, उनको जो सीखने में जो प्रॉब्लम्स आती है उनको दूर करना, ये होता है उपचारात्मक शिक्षण में सहायक, ठीक है, इस चीज में सहायक होता है उपचारात्मक शिक्षण हमारा। क्लियर है? आगे देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर, अब देखिए फिर से उच्च प्राथमिक स्तर है ये, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति क्या है? बताइए। जो मैथ की क्लास में हम क्वेश्चनिंग करते हैं, पूछताछ, उसमें स्ट्रेटेजी कक्षा को कोलाहलपूर्ण बनाती है ये चीजें, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज्यादा बात करेंगे, बच्चों के बीच तनाव पैदा करेगी, मतलब लड़ाई झगड़े, और उन्हें शिक्षक के अधिकार को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर, हाँ तनाव नहीं मतलब है ना, बच्चे प्रेशर में आ सकते हैं और जो शिक्षक के अधिकार है उनको स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकती है ये चीजें, या बच्चों को उनके विचार या समझ
व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करती है। बच्चों की जो सोच होंगे, जो विचार आएंगे, जो चीज उन्होंने समझी है उस बारे में वो व्यक्त कर पाएंगे, बता पाएंगे हमें। और जो भी आलोचना, जैसे किसी चीज की उन्हें पता है कि ये उसके लिए सही नहीं है, तो वो बारे भी वो बताएंगी और उस पर मदद करेंगे, सोचने में हेल्प करती है। उनको हतोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यहाँ उस बच्चे को नीचा दिखाती है जो उत्तर देने में असमर्थ है। बताइए, उच्च प्राथमिक स्तर पर जो क्वेश्चनिंग वाली टेक्निक रणनीति अपनाते हैं टीचर्स, वो क्यों क्या जरूरी है? कक्षा को कोलाहलपूर्ण बनाती है क्या? बच्चे बहुत ज्यादा बातचीत करने लगते हैं, मस्ती करने लगते हैं, बहुत शोर मचाते हैं, तो ये तो नहीं है। ठीक है, बच्चों के बीच तनाव पैदा कर सकती है, क्योंकि शिक्षक के अधिकार, ये भी गलत है। देखिए, क्वेश्चनिंग करना जरूरी है। बच्चों को उनके विचार, जो भी बच्चे विचार समझते हैं, जो भी सोचते हैं, उनको वो व्यक्त कर पाएंगे अगर हम उनसे क्वेश्चनिंग करेंगे। ठीक है, और आलोचनात्मक रूप से सोचने में भी मदद करती है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाती है। हतोत्साहित करना चाहिए इसे, क्योंकि उस बच्चे को नीचे दिखाती है, ये भी गलत है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ये न्यू ऑनलाइन बैच स्टार्ट हुए हैं 1 जून से। आप किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं। पुलिस भर्ती, डीएमईआर बैच, नर्सिंग ऑफिसर, सरल सेवा, सेटनेट एग्जाम, शिक्षक पात्रता परीक्षा, फॉरेंसिक बैच, आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिका, डिपार्टमेंटल पीएसआई, आरोग्य सेवक, सेविका, जेडपी फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच। ठीक है, इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन, सभी सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर, टेस्ट सीरीज, ई बुक, मतलब स्टडी मटेरियल आपको इसमें पूरा मिलने वाला है। ठीक है, और आप एक वीडियो अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप ये कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं, कविता 10, जिसमें आपको 10% डिस्काउंट के साथ आप किसी भी बैच में इनरोल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। हमारी ये क्लास खत्म हुई। 2018 के क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। अब हम कल 2017 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।